बच्चों कक्षा 11 की पुस्तक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसके भाग 1 में हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में अध्ययन किया और भाग 2 के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से पवनों के वेग और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। साथ ही हमने चक्रवातीय और प्रतिचक्रवातीय दिशा और उनके कारणों के बारे में भी अध्ययन किया। आज की क्लास में हम देखेंगे वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण किस प्रकार से है और उस परिसंचरण का प्रभाव आखिर में इस पृथ्वी पर किस प्रकार से पड़ता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं भाग 3। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायुमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर है? पहला है वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। जो अलग अलग अक्षांशों पर जो वायुमंडलीय ताप है वो अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। अर्थात बच्चों पृथ्वी के भूमध्य रेखा से लेकर के अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक अलग अलग अक्षांशों पर, इसी प्रकार से दक्षिण में 90 डिग्री तक अलग अलग अक्षांशों पर किस प्रकार से अलग अलग ताप की प्राप्ति पृथ्वी को होती है वो यहाँ पर पवनों को प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं ताप सीधे तौर पर दाब को प्रभावित करता है। तापमान से ही वायुमंडलीय दाब प्रभावित होता है और वायुमंडलीय दाब से भूमंडलीय पवनों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति। हमने वायुदाब पट्टियों के बारे में देखा था जिसके अंतर्गत हमने विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब की जो पेटियां हमने देखी थी उनकी उपस्थिति किस प्रकार से है यह भी उन पवनों को प्रभावित करता है। उसके अंतर्गत बच्चों हमने देखा था कि किस प्रकार से व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों का विकास हुआ और किस प्रकार से वो चलती है, ये चीज भी हमने देखी थी। तो वायुदाब की पट्टियों की उपस्थिति भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक होती है। तीसरा है वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ में विस्थापन। बच्चों यह भी देखने वाली बात है कि जो वायुदाब की पट्टियां हमने देखी थी उनका सौर किरणों का जो अर्थात सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, जब सूर्य उत्तरायण अवस्था में और दक्षिणायन अवस्था में होता है तो उन पट्टियों का भी विस्थापन होता है। थोड़ा थोड़ा उनमें भी ऊपर नीचे विस्थापन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इनमें विस्थापन से भी भूमंडलीय पवनों का एक प्रमुख कारक हुआ। चौथा है बच्चों महासागर व महाद्वीपों का वितरण। महासागर कहाँ पर है, महाद्वीप कहाँ पर है, उनका वितरण भी ये भूमंडलीय पवनों पर पड़ता है। और पांचवा है बच्चों पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन भी हमने देखा था, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभावशाली तत्व शामिल होता है भूमंडलीय पवनों का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मुख्य यहाँ पर ये देखे। वायुमंडलीय पवनों के प्रभाव प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। किस तरीके से वायुमंडलीय की जो पवनें हैं उनका प्रभाव किस प्रकार से हुआ इसे हम सामान्य परिसंचरण भी कहते हैं। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को भी प्रभावित करता है। यह जो वायुमंडलीय परिसंचरण है बच्चों यह न केवल वायुमंडल को प्रभावित करता है बल्कि जलमंडल में स्थित जो जल है अर्थात सागर महासागरों में जो जल है उसको भी प्रभावित करता है, जिससे कि पृथ्वी की पूरी जलवायु प्रभावित होती है। क्योंकि पृथ्वी की जलवायु मुख्यतः बच्चों जलमंडल से और वायुमंडल से ही प्रभावित होती है और दोनों को ये वायुमंडलीय परिसंचरण दोनों को ही प्रभावित करता है। इसलिए पूरी पृथ्वी की जलवायु इन्हीं से प्रभावित होती है। यहाँ पर हम बच्चों देख सकते हैं, हमने पिछली क्लास में भी देखा था इसमें कि यहाँ पर किस प्रकार से ट्रेड विंड्स चलती है अर्थात व्यापारिक पवनों का विकास हुआ। उसके पश्चात किस प्रकार से वेस्टर्नी अर्थात पछुआ पवनों का विकास हुआ। दोनों गोलार्धों में कौन कौन सी पवनों का विकास हुआ। यहाँ पर व्यापारिक पवने, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पछुआ पवने और यहाँ पर किस तरीके से ध्रुवीय पवने। इसी प्रकार से ध्रुवीय पवने इनका विकास हुआ।
ये तो धरातल पर हुआ, लेकिन धरातल से ऊपर क्षोभ सीमा पर बच्चों, धरातल से ऊपर इनके विपरीत स्थिति बनती है। हमने पढ़ा था उस समय, इनके विपरीत स्थिति, जो धरातल पे यदि पवनें चल रही है, क्षोभ सीमा पर उसके विपरीत दिशा में गमन करती है। यही कारण है कि वहां पर जो वायु का दाब है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं बच्चों, कि यहाँ पर ये धरातल है, धरातल पर यदि पवनों की दिशा ये है, ठीक है, तो क्षोभ सीमा पर, ऊंचाई पर ये दिशा इस ओर होगी, तभी तो वायु दाब मेंटेन रहेगा। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ पर इस साइड हुई और ये ऊपर उठी, ठीक है, तो यदि पवनों की दिशा धरातल पर जिस तरफ है उसके ऊपर क्षोभ सीमा पर उसके विपरीत दिशा में गमन करती है। यही कारण है कि एक साइकिल, एक चक्र का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम कोष्ठक या सेल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न पवनों का, जिसे हम सनातनी पवनें कहते हैं, पार्थिव पवनें कहते हैं, उनका जन्म हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई और वो लगातार रूप से साल भर चलती रहती है। लेकिन बच्चों, सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने पर ये पूरा सिस्टम ऊपर या नीचे चला जाता है। ठीक है, ये जितना भी पूरा सिस्टम हमने बनाया, ये सूर्य के उत्तरायण के साथ में, क्योंकि पूरा सिस्टम किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। और तापमान कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तापमान का लगभग बच्चों एकमात्र जो सोर्स है वो सूर्य है। ठीक है, हालांकि पृथ्वी के अंदर से भी हमें तापमान मिलता है, लेकिन सीधे तौर पर वो हमारे वायुमंडल और जलमंडल को प्रभावित नहीं करता है। मुख्यतः जो प्रभावित करता है वो केवल और केवल सूर्य ही करता है। और सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना ही ये पूरे समूचे तंत्र का ऊपर और नीचे अर्थात उत्तर या दक्षिण में उनका विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने चीजें देखी। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम कि उच्च सूर्य तप व निम्न वायुदाब होने से, उच्च सूर्य तप और निम्न वायुदाब ये दोनों होने से उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। बच्चों यहाँ बिल्कुल मध्य में 0 डिग्री पर, यहाँ पर 0 डिग्री पर जो विषुवतीय जो क्षेत्र होता है, विषुवतीय क्षेत्रों में ITCZ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये किस प्रकार से काम करता है बच्चों, इसे एक देख लेते हैं एक बार। कि माना कि ये गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर क्या है? भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर हम जानते हैं कि किस प्रकार से ट्रेड विंड्स अर्थात व्यापारिक पवनें आती है और व्यापारिक पवनें आकर के ये दोनों अभिसरित हो जाती है, दोनों मिल जाती है और मिल करके ऊपर की ओर उठती है। दाब कैसा बनता है? निम्न दाब बनता है। इस क्षेत्र में निम्न दाब क्यों बनता है बच्चों? 2 कारणों से। एक तो तापमान ज्यादा प्राप्त होता है, तापमान ज्यादा प्राप्त होगा तो दाब कैसा होगा? निम्न होगा। साथ में दोनों पवनें, दोनों तरफ की जो व्यापारिक पवनें हैं वो व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों पवनें मिलकर के ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, इस कारण से ये इस क्षेत्र में निम्न दाब होता है। ठीक है, और निम्न दाब बच्चों सीधे सीधे तौर पर नहीं होता, एक छोटी सी पट्टी का यहाँ पर निर्माण होता है जिसे ITCZ कहते हैं। और ITCZ का यहाँ पर जो उत्पत्ति है वो सीधे तौर पर सूर्य की किरणों पर होते हैं। सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी चमकती है अर्थात जहाँ पर सीधी पड़ती है वो वहाँ पर ITCZ का निर्माण करती है। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है अर्थात सूर्य यहाँ कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यहाँ से उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार से चलायमान होता है। ठीक है, चलायमान सूर्य नहीं होता, चलायमान तो पृथ्वी होती है, लेकिन आभासी रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना। ठीक है, पृथ्वी की अपनी घूर्णन गति के कारण और परिसंचरण गति के कारण। तो पृथ्वी की अपनी गति के कारण सूर्य आभासी रूप से उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है, इसके साथ में ही ITCZ जो ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है जहां पर दोनों पवनें, कौन कौन सी? दोनों व्यापारिक पवनें, उत्तरी गोलार्ध वाली और दक्षिणी गोलार्ध वाली, दोनों व्यापारिक पवनें मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसमें, और वो
ये जो ITCZ बनता है, ये ITCZ भी सूर्य के साथ में उत्तर और दक्षिण में शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में ITCZ में संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात लगातार रूप से तापमान प्राप्त होने के कारण लगातार रूप से संवहनीय धाराएं होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, वर्षा करके तापमान को त्याग करके वहीं पर ही गिर जाती है, और फिर तापमान चूंकि ज़्यादा मिल रहा है इस वजह से फिर संवहनीय धाराएं बनी और फिर गिर, इस प्रकार से वहाँ पर संवहनीय धाराओं का चक्र चलता रहता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। उष्णकटिबंधीय से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। उष्णकटिबंधों से जो आने वाली ट्रेड विंड्स है, जिसे हिंदी में हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, वो व्यापारिक पवनें ITCZ में अभिसरण करती रहती है। अभिसरण का मतलब इसमें मिलती रहती है। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। यहाँ से जो वायु हुई ये ऊपर की ओर उठेगी, ये ऊपर की ओर यहाँ पर उठती है, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में भी बताया था। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रभावित होती है। यहाँ से ये जो पवनें ITCZ में अभिसरित हुई, अभिसरित होने के बाद ये क्षोभ सीमा तक 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, धरातल से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आती है और आकर के ध्रुवों की तरफ अर्थात विपरीत दिशाओं में गमन करती है। और विपरीत दिशाओं में गमन करने के पश्चात बच्चों ये क्या होता है, इसमें परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। यहाँ पर दोबारा देख लेना है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अर्थात ITCZ है। ITCZ में यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स और उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स, दोनों ट्रेड विंड्स अभिसरित करती है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब अभिसरित जब करेगी इस क्षेत्र पे, इस क्षेत्र में, अब यहां पर यह भी देखने की बात है बच्चों कि यहां पर कोरियोलिस बल कैसा है, नगण्य है। नगण्य होने के कारण यहां पर विक्षेपण प्राप्त नहीं होगा, और विक्षेपण प्राप्त नहीं होगा, साथ ही ये क्या करता है, यहां पर दोनों मर्ज हो जाती है और मर्ज होकर के ऊपर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर। यहाँ पर हमने 3D के रूप में इसको दिखा नहीं सकते, 2D में हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ध्रुवीय में। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से दिखाया कि ये पवनें उठ करके यहाँ तक गई, अर्थात ऊंचाई पर गई। ऊंचाई पर जाने के पश्चात ये विपरीत ध्रुवों पर, ठीक है, अर्थात ध्रुवों पर विपरीत दिशाओं में गमन करती है और ठंडी होकर के ध्रुवों तक तो जा नहीं पाती बच्चों, क्योंकि काफी दूरी है, ठीक है। तो इतनी दूर ना जा करके 30 डिग्री के आसपास, ठीक है, दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री के आसपास जाकर के ठंडी होने के कारण, ठीक है, ठंडी होने के कारण यहां पर गिर जाती है। इन दोनों क्षेत्र, यहां से उठी, उठ करके इन क्षेत्रों में गिर गई। अब चूंकि इन क्षेत्रों में गिरी है बच्चों, तो यहां दाब कैसा होगा, दाब उच्च होगा। और यहां पर दाब कैसा था, LP लो प्रेशर था, ठीक है बच्चों, यहां पर लो प्रेशर था। और यहां पर कैसा दाब होगा, उच्च दाब होगा। HP यहां पर हमने लिख दिया, H यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां पर ये चीज समझ में आई। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। यहां पर और यहां पर इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है, अवतलन हो गया, और इसे क्या कहा, उपोष्ण उच्च दाब पेटी हमने कहा। और यहां पर उच्च दाब की स्थिति होगी इन दोनों स्थानों पर, यहां पर और यहां पर, ठीक है बच्चों। अब यदि हम बात करें यहां पर उच्च दाब होगा, तो उच्च दाब होने के साथ में क्या क्या होता है, अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि यह यहां से ऊपर उठी, उठने के पश्चात जब ये आगे की ओर जाती है, अर्थात ध्रुव की ओर गमन करती है बच्चों, ऊपर उठ करके विपरीत दिशाओं में गमन करती है, तो ये ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने की जो वायु है बच्चों, वो उसमें क्या होता है, वो नीचे बैठती है। ठंडी होकर के वायु भारी होने के कारण नीचे बैठती है, तो यहां तक ना जा करके यहीं पर ही गिर जाती है, ठीक है। ऊपर उठी, ऊपर उठ करके यहीं पर ही गिर जाती है। इसी तरीके से यहां से ऊपर उठी और यहां पर गिर जाती है, तो ऊपर उठ करके 30 डिग्री तक यहां पर आ पाती है और यहीं पर ही बैठ जाती है। और बैठने के कारण यहां पर उच्च दाब का निर्माण होता है, जिसे क्रमशः यहां उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब, और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी हमने कहा। तो दोनों क्षेत्रों पर यहां पर उच्च दाब का निर्माण हुआ और यहां पर निम्न दाब तो था ही, ठीक है बच्चों।
धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। जो यहां पर दाब बना तो इस कारण से धरातल पर पड़ने पर यह विचलित हो जाती है। धरातल पर यदि उच्च दाब बनेगा तो पवनें विचलित हो जाएगी और विचलित होने के कारण बच्चों इसका एक भाग इधर इस साइड आ जाएगा और एक भाग इस साइड आ जाएगा। ठीक है, जो इस साइड वाला भाग आता है यहां पर यह आती हुई पूर्वी पवनों के रूप में बहती है, अर्थात जो यहां पर व्यापारिक पवनें होती है उनको बल लगता है और उसमें समाहित हो जाती है। इसी प्रकार से यहां पर जो पवनें गिर रही है वो पवनें वापस इधर की साइड जाते हुए जो व्यापारिक पवनें जा रही थी धरातल पर उनके साथ में मिलकर के उसको और गति प्रदान करती है। साथ ही बच्चों इसका जो दूसरा भाग है वो इस साइड जाता है, इस तरफ जाता है ध्रुव की तरफ। जो यहां पर दबाव पड़ा इसका एक भाग तो इस तरफ चला गया भूमध्य रेखा की तरफ और इसका दूसरा भाग ध्रुवों की तरफ गया। और ध्रुवों की तरफ जाने के कारण देखते हैं कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ से प्रभावित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ पर मिलती है। जैसे कि हमने बताया कि यहां पर ये जो दोनों पवनें हैं वापस ITCZ में आकर के मिल जाती है। इस तरीके से एक साइकिल पूरा हो गया, यहां से उठी, उठ करके यहां गिरी और यहां से गिरने के बाद एक व्यापारिक पवनों के रूप में यहां पर गई और व्यापारिक पवनों के रूप में गिर करके वापस उठी और उठ करके यहां गई। एक साइकिल, एक चक्र पूरा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एक चक्र पूरा हुआ तो एक पूरा चक्र का निर्माण यहां पर हो गया। ये दोनों धरातल पर मिलने के पश्चात ऊपर उठी, ऊपर उठ करके वापस विभाजित हुई, विभाजित होकर के यहां पर गिरी, फिर धरातल पर वापस मिली और मिल करके उठी। इस तरीके से साइकिल, ठीक है, एक साइकिल का निर्माण हुआ। यहां पर इस प्रकार के साइकिल का निर्माण हुआ, यहां पर इस प्रकार के साइकिल का या चक्र का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पर इस प्रकार का चक्र बना। इसी तरीके से यहां पर उपोष्ण उच्च दाब था, यहां पर बच्चों ध्रुवों पर दाब कैसा होगा, उच्च दाब होगा और उच्च दाब चलने के कारण यहां के जो पवनें हैं वो भी चलेगी और चल करके यहां से आने वाली जो पवनें 30 डिग्री जो उपोष्ण उच्च दाब से जो पवनें आ रही थी यहां आकर के टकराएगी और निम्न दाब का निर्माण करेगी। दोनों टकराएगी, टकरा करके ऊपर की ओर उठेगी। ये ठंडी पवनें थी और ये अपेक्षाकृत गर्म पवनें थी। इन्हीं से ही बच्चों वाताग्र का निर्माण भी होता है। हम वाताग्र वाले टॉपिक में देखेंगे। ठंडी पवनें और गर्म पवनें यदि आपस में अभिसरित हो तो वाताग्र का निर्माण होता है। तो यहां पर वाताग्र का निर्माण होगा, यहां पर ठंडी पवनें आती है और यहां से आने वाली पवनें अपेक्षाकृत गर्म होती है और दोनों पवनें अभिसरित होकर के ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठी तो वापस उसी तरीके से ये विभाजित हो जाती है बच्चों। विभाजित होकर के एक हिस्सा इसका यहां पर पड़ जाता है और दूसरा हिस्सा पोलर क्षेत्रों में अर्थात ध्रुव पर गिर जाता है। ठीक है, तो एक दूसरा साइकिल भी यहां पर चला, एक साइकिल यहां पर चला, एक चक्र यहां पर चला। ठीक है, इन दोनों में चला और इसी तरीके से एक चक्र यहां पर इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में चला। दोबारा देख लेना है कि यहां से जब उच्च दाब पड़ा, उच्च दाब पड़ने के पास धरातल पर बच्चों, धरातल पर एक हिस्सा इसका इधर की ओर चला गया, एक हिस्सा इधर और चला गया। इधर की ओर चलने वाला जो हिस्सा था वो ध्रुवीय पवनों वाले हिस्से पर आकर के निम्न दाब का निर्माण करते हैं। लो प्रेशर LP यहां पर लिख देता हूं, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। और यहां आकर के धरातल पर दोनों पवनें मिलती है और ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के कारण यहां पर निम्न दाब का निर्माण होता है और निम्न दाब का निर्माण जब होता है तो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर क्षोभ सीमा पर आने के पश्चात ये वापिस ठंडी होकर के नीचे की ओर गिर जाती है। उसका एक हिस्सा यहां उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब पर गिरता है और एक हिस्सा ध्रुवों पर गिरता है। इस तरीके से इसका भी एक चक्रीय साइकिल चलता है और यहां पर भी इसी प्रकार से चक्रीय साइकिल चलता है। हमारे ये बात समझ में आई। ठीक है बच्चों, अब ये जो यहां पर साइकिल या चक्र चले इसे हमने क्या नाम दिया गया, कोष्ठ या सैल इसको हमने बोला। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ या सैल कहते हैं। जो हमने अभी बताया था बच्चों कि जो पूरा चक्र चला धरातल से लेकर के जो क्षोभ सीमा तक ये चक्र चला इस तरीके से पवनों का, इसे क्या कहा गया, कोष्ठ या सैल कहा गया। और ये 3 प्रकार के होते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल, अर्थात हेडले कोष्ठ, फेरल कोष्ठ और ध्रुवीय कोष्ठ। यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों कि पृथ्वी के जो मध्य में यहां पर
ये यदि हम इसके भूमध्य रेखा कहें तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर के समीप यहाँ जो व्यापारिक पवनें चलती है, ये व्यापारिक पवनों में जो निम्न दाब का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जो निम्न दाब का क्षेत्र है, वहां से लेकर के ये उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हैडले सेल, हैडले कोस्ट कहते हैं। इसके बाद इसे फेरल कोस्ट कहते हैं, इसे फेरल कोस्ट कहते हैं, और इसे यहाँ पर जो साइकिल चलता है इसे कहते हैं पोलर सेल। ठीक है, ध्रुवीय कोस्ट, इसे ध्रुवीय कोस्ट कहा, इसे फेरल कोस्ट कहा, इसे हैडले कोस्ट कहा। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में भी हैडले कोस्ट, फेरल कोस्ट और ध्रुवीय कोस्ट, ये पूरे साइकिल को हमने कोस्ट का नाम दिया, और जिन महोदय ने इसको बताया था उन महोदय के नाम पर ही हमने हैडले और फेरल इनका नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, पहला है हैडले कोस्ट या हैडले सेल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हैडले कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्य तप की प्राप्ति के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के पास पहुंचने पर ये हवाएं उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है, हमने ये बताया था। इन धरातलीय व्यापारिक पवनों के विपरीत ऊपरी वायुमंडल में प्रति व्यापारिक पवन प्रभावित होती है। जो यहाँ पर धरातल पर तो व्यापारिक पवनें होती है बच्चों, यहाँ पर तो धरातल पर व्यापारिक पवन होती है बच्चों, लेकिन जब ये ऊपर उठती है, ऊपर उठने के पश्चात ये जो गमन करती है, यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद गमन करती है, इसे क्या कहते हैं, प्रति व्यापारिक पवनें। धरातल पर इसे व्यापारिक पवनें, और धरातल से ऊपर क्षोभ सीमा पर जब ये गमन कर रही होती है तो इसे क्या कहते हैं, प्रति व्यापारिक पवनें, और इनकी दिशा इसके विपरीत होती है। ये यहाँ से इधर की साइड से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे, जबकि ऊपर उठ करके ये इसके विपरीत दिशा में गमन करती है, इसके विपरीत दिशा में गमन करती है, इसलिए इसे प्रति व्यापारिक पवनें कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने व्यापारिक पवन और ऊपर उठना, फिर प्रति व्यापारिक पवन का बनना, ठीक है, और फिर वापस उच्च दाब का बनना, इस तरीके से एक कोस्ट, एक सेल, एक चक्र का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं हैडले कोस्ट। ये बात हमें समझ में आई। उसके पश्चात देखते हैं बच्चों, ये पवनें दोनों गोलार्धों में 30-35 डिग्री अक्षांशों पर नीचे उतरती है तथा पुनः भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर ये व्यापारिक पवनें थी, ये मर्ज हुई, ये उठी, उठने के बाद ये वापस विपरीत दिशा में गमन करी, प्रति व्यापारिक पवनों के रूप में गमन करी, और गमन करने के बाद वापस यहाँ 30-35 डिग्री के आसपास, ठीक है, 30-35 डिग्री के आसपास यहाँ गिरी, और गिरने के बाद कैसा दाब बनाया, उच्च दाब बनाया। यहाँ पर उच्च दाब का निर्माण बनाएगी, कौन बनाएगी, ये प्रति व्यापारिक पवनें जो गिर जाती है वहाँ पर। ठीक है, और इस तरीके से एक साइकिल चल जाता है, जिसे हैडले सेल या हैडले कोस्ट हमने नाम दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा है फेरल कोस्ट। ठीक है, मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रभावित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है। ठीक है, और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। हमने बताया था बच्चों कि इस तरीके से यहां से जो पवनें आई और यहां से जो पवनें आई, दोनों मिलेगी और मिल करके ऊपर की ओर उठती है। ये गर्म है और ये ठंडी है, ये अपेक्षाकृत गर्म पवन है और ये अपेक्षाकृत ठंडी पवन है, दोनों मिल करके ऊपर की ओर उठती है। और ऊपर की ओर उठने पर यहाँ पर ये कौन सी पवनें होती है, पछुआ पवनें होती है, पश्चिम से आती है। ठीक है, तो ये पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें दोनों टकराई, टकराने के बाद ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठने के पश्चात यह वापस दो टुकड़ों में आ जाती है और गिर करके वापस इस तरीके से गिर जाती है। और दोनों जगह यहां पर भी HP का निर्माण करती है और यहां पर भी HP का, ध्रुवीय उच्च दाब, और यहां पर कैसा, उपोष्ण उच्च दाब का निर्माण करती है। और यहां पर चूंकि मिलने के बाद ऊपर उठती है, इसलिए उपध्रुवीय निम्न दाब का निर्माण यहां पर करती है, जैसे कि हमने बताया। धरातल पर यह पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है और यह कोस्ट फेरल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, यह हमने बताया। बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि लगातार ये इक्वेटर है, अर्थात भूमध्य रेखा है, यहां पर 30 डिग्री, 60 डिग्री और उत्तरी ध्रुव, तो लगातार रूप से इनका जो ऊंचाई है, अर्थात हैडले कोस्ट की ऊंचाई लगभग
13-14 किलोमीटर की, फेरल कोस्ट की ऊंचाई लगभग 10 से 12 किलोमीटर की और पोलर सेल की ऊंचाई लगभग 6-7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, क्योंकि क्षोभ सीमा भी इसी तरीके से हमें दिखाई देती है। ठीक है, और क्षोभ सीमा के नजदीक आकर के वापस नीचे गिर जाती है। अब तीसरी है बच्चों ध्रुवीय कोस्ट या पोलर सेल। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रभावित होती है। जैसे कि हमने सब जानते हैं कि यहाँ पर ये पवनें हैं, ये यहाँ पर प्रभावित होती है, धरातल पर प्रभावित होती है, यहाँ से ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद दो भागों में बढ़ती है, एक इस साइड गिर जाती है, एक इस साइड वापस पोलर पर गिर जाती है। यहाँ पर गिरने के कारण यहाँ पर उच्च दाब बनाती है और यहाँ पर भी उच्च दाब बनाती है और धरातल पर वापस फिर आकर के मिल जाती है, फिर ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके फिर अलग भागों में बांट जाती है, फिर धरातल पर आकर के वापस मिल जाती है। इस तरीके से इनका भी एक चक्र चलता रहता है। इस चक्र को नाम दिया फेरल सेल और इस चक्र को नाम दिया पोलर सेल। ठीक है बच्चों, इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये तीन कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारण करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। ये मूल कारण आ गया। ये सारी चीजों का बच्चों इस मूल कारण यही है कि तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण, अर्थात यहां सर्वाधिक ताप मिलता है। कहां मिलता है सर्वाधिक ताप? पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर। ठीक है बच्चों, तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ताप मिलता है और न्यूनतम ताप कहां मिलता है? ध्रुवों पर। तो ताप का स्थानांतरण, हमने चैप्टर स्टार्ट करते समय बच्चों ये देखा था कि आर्द्रता और तापमान का पुनर्वितरण ही इनका मुख्य कारण है। तो बच्चों वही चीज यहां पर आ रही है कि ताप का पुनर्वितरण हो रहा है। इन कोष्ठों का निर्माण और इन पवनों का निर्माण का आखिर उद्देश्य क्या है? क्यों हो रहा है बच्चों ये सारी चीजें? आखिर में इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण बनता है कि तापमान का और आर्द्रता का इनका पुनर्वितरण, अर्थात जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर स्थापित होना, वहां से कम की ओर चलायमान होना, और यही पूरे तंत्र को विकसित करता है। और तापमान कहां से प्राप्त होता है? तापमान मुख्यतः सूर्य से प्राप्त होता है। इसलिए इस पूरे तंत्र में सूर्य मुख्य केंद्र बिंदु में शामिल होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतर सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहत पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। मैंने बताया था बच्चों कि वायुमंडल में जिस प्रकार से पवनें चलती है और आर्द्रता का तापमान को पुनर्वितरण करती है, उसी प्रकार से जलमंडल में भी बच्चों धाराओं के रूप में यह प्रभावित होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान को स्थानांतरित करती है। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। यह अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। महासागर काफी बड़े होते हैं लेकिन धीमे गति के कारण धीमी ये स्थानांतरण करते हैं, जबकि पवनें बहुत तेजी से ये काम करती है, लेकिन दोनों का काम पुनर्वितरण का ही मानते हैं। इस तरीके से बच्चों आज की क्लास में हमने वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण की चर्चा करी। इसको अच्छे से समझ लेना है और इसी के आधार पर ही हमने ये देखा कि वायुमंडल और जलमंडल दोनों अपना पुनर्वितरण किस प्रकार से करते हैं। अगली क्लास में हम महासागरों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।